नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज से जो है हम लोग नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। NSQF लेवल 4 बुक का कंप्लीट थ्योरी रहेगी। और दोस्तों, इसमें NSQF लेवल 4 बुक की ही नहीं, मैं आपको बता दूं, इसमें जो है 5 बुक की कंप्लीट थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। और मेरे दोस्त, मेरी गारंटी है, अगर आप इस जो हम जो स्टार्ट किए हैं, ये जो हमारी क्लास स्टार्ट की है आज 3 दिसंबर से जो क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, अगर इस क्लास को आप पूरा देखते हैं कंप्लीट, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो हैं NSQF लेवल 4 बुक के अनुसार 36 यूनिट हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। ठीक है, 36 यूनिट हैं। मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, अगर इस वीडियो को, इस क्लास को आप पूरा देखते हैं, पूरी 36 यूनिट देखते हैं, मैं बता रहा हूँ 5 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको रहेगा। यूनिट वाइज क्लासें रहेगी। और ये दोस्तों केवल एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी है मेरी, इलेक्ट्रिकल की सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्लास हमारी रहने वाली है। तो मेरे दोस्त, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो क्लास है पर डे आपको, आज 3 दिसंबर है, पर डे आपको सुबह 10 बजे रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। और इसमें जो है थ्योरी की कंप्लीट 5 बुक की थ्योरी जो है, एक क्वेश्चन भी, मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, बाहर से नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, सारी यूनिट इसमें हम जो हैं लगभग, आपको मैं बता दूं, 36 यूनिट कवर करने वाले हैं। 36 यूनिट कवर करेंगे। 1 से 1.5 महीने का हमारा कोर्स है, कोई चार्जेस नहीं है, टोटल फ्री है, 1 रुपये भी इसके लिए आपको पेड नहीं करना है। और इस क्लास की जो PDF है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इसको जो है PDF आपको मिल जाएगी 9575447193 पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। PDF आपको वहाँ पर जा कर के मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त PDF की। ठीक है, आप नंबर सेव कर लीजिएगा। दोस्तों, आज जो है हमारी पहली क्लास रहने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित हमारी आज की क्लास रहने वाली है। और मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे बाहर आपको कुछ भी सिलेबस में नहीं पूछेगा। यूनिट वाइज कंप्लीट थ्योरी आपको मिलेगी। और जितने भी MCQs जो हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसकी हमारी क्लासेस चल रही है, आप वाली क्लास भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं लिंक डाल दूंगा। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के, जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप थ्योरी पढ़ने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, MCQs जो हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वो वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी लोग जो है नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि 5 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है हमारी क्लास में। तो और इसमें इम्पॉर्टेंट तथ्यों को ही हमने लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ये स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसमें जो कुछ बेसिक से जो हैं, कुछ फुल फॉर्म्स हमको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहली क्लास है हमारी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी या सेफ्टी एंड हेल्थ से संबंधित कुछ जो हैं फार्मूलेस हैं, सॉरी, कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, ओशा का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, एक तो ओशा का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसको देख लीजिएगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ओशा का फुल फॉर्म होता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो नेमा, तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन। ठीक है, नेमा का फुल फॉर्म है। CTS जो है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम होती है। AITT का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, और दोस्तों दूसरा जो है आपका MSD। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दिए हुए हैं, जो बेसिक बेसिक हैं वो तो सारे आपसे बनते हैं। कुछ नई चीज़ें जो है मैंने नोट करने की कोशिश किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ आपको नई देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इसके जो क्वेश्चन, इससे जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका क्वेश्चन की जो हमारी क्लास है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जा कर के आप क्लास लगा सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों MSDE जो है, MSDE का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनियरशिप, ठीक है। ATO जो है दोस्तों, ATO का असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर होता है। ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मेजरमेंट, और ISO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। BIS का फुल फॉर्म है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI का है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। NEC जो है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ठीक है। NEC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ठीक है। और कुछ जो बेसिक्स से हैं आप देख लीजिएगा, मुझे जितने याद थे वो मैंने लिख दिया है। जो नए टाइप के हैं वही है इसमें, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं दुर्घटना के कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। दोस्तों दुर्घटना जो है यहाँ पे हमको कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी मैं आपको PDF कहाँ मिलेगी बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो PDF है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। वहाँ पे जा कर के आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा सर PDF चाहिए यूनिट 1 की करके, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो दुर्घटना के जो कारण हैं याद रखिएगा, सावधानी ना बरतना, ठीक है। सावधानी ना बरतना एक कारण तो ये हो गया। अरुचि, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में अगर आपकी रुचि नहीं है तो भी वो दुर्घटना का कारण हो सकती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, दुर्घटना के कारण कौन कौन से हैं ये पूछ लेगा, या दुर्घटना का 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से दुर्घटना का कारण कौन सा नहीं है ये पूछ लेगा। तो अरुचि भी नहीं, अरुचि दुर्घटना का कारण है। जल्दबाजी, कोई काम अगर हम जल्दबाजी में करते हैं तो ये भी हमारी दुर्घटना का कारण हो सकती है। अज्ञानता, जिस काम को हम कर रहे हैं उसके बारे में अगर हमें ज्ञान नहीं है तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। किसी काम को दोस्त, अगर हम किसी काम को बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ करते हैं तो ये भी उत्सुकता का कारण जो है, दुर्घटना का कारण उत्सुकता हो सकती है। असुरक्षित हस्त औजार, ठीक है, जो औजार रहने चाहिए हमारे वो सुरक्षित रहना चाहिए, तो ये भी एक दुर्घटना का कारण है। असुरक्षित लेआउट, अगर आप जो सर्किट डायग्राम आपने बनाया, जिस डायग्राम के हिसाब से आप वायरिंग कर रहे हैं वही डायग्राम अगर आपका गलत है तो लेआउट के कारण भी आपका जो है दुर्घटना हो सकती है। कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका, ठीक है, स्वच्छता की कमी, अनुशासन की कमी, असुरक्षित पहनावा, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, ये सारे जो हैं दोस्तों दुर्घटना के कारण हैं। आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आगे देखते हैं। इसके बाद जो है असुरक्षित पहनावा, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, व्यवस्था खतरे खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी ना बरतना, ठीक है। खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी ना बरतना, अस्वस्थ, थकान और नशे की आदत, ये सारे जो हैं हमारे दुर्घटना के कारण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बात जो है आग के बारे में हमको पूछा जाता है, ठीक है। तो आग जो है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन तीनों को मिलाकर के बनती है। अगर तीनों में से एक की भी अगर आग में हम कमी कर दें तो जो है हमारी आग को हम बुझा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 3 प्रकार के तत्व जो हैं, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, ठीक है, इन्हीं सबसे मिलकर के जो है आग जो है हमारी लगती है। अगर इसमें किसी एक की भी अगर कमी हुई, जैसे अगर 2 मिल गए, ईंधन और ऊष्मा मिल गई और ऑक्सीजन नहीं है, तो भी आग नहीं लगेगी। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कि आग के प्रकार। तो आग को जो है आपको पता है क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D में बांटा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो क्लास A है वो आपको पता है, इसमें क्लास A में जो है लकड़ी, कपड़ा, ठीक है, लकड़ी, कपड़ा, पेपर, जूट, कपास की आग को हम रखते हैं क्लास A में। क्लास B की अगर हम बात करें तो क्लास B में जो है मिट्टी का तेल या डीजल, पेट्रोल को हम रखते हैं क्लास B में। दोस्तों क्लास C की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा क्लास C जो है इसमें सभी प्रकार की LPG गैसें, सिलेंडर वाली गैसें, सारी आपकी गैसें आ जाती है क्लास C में। और मैं दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो आग है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो आग है उसको भी क्लास C में रखा गया है BIS के रूल्स के अनुसार, ठीक है। BIS के नियम के अनुसार जो है हमारी विद्युत से संबंधित आग जो लगती है, वायरों में जो लगी आग है, उसको क्लास C में रखा गया है। ये BIS के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। या तो सबसे बेस्ट जो है
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये जो आप देख रहे हैं क्लास डी में मेटल धातु जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, तांबा, इससे संबंधित आग को रखा जाता है। और दोस्तों जो क्लास ई है ये स्पेशल जो है विद्युत से संबंधित इक्विपमेंट में लगी आग को रखने के लिए बनाया गया है। अगर क्लास ई ऑप्शन में अगर नहीं है, क्लास ई अगर ऑप्शन में नहीं है और सी ऑप्शन में है तो आपको सी लगाना है। डी भी है, ठीक है, डी भी है तो डी को नहीं लगाना है, क्लास सी को लगाना है, क्योंकि BIS के रूल्स के अनुसार जो है विद्युत से संबंधित आग को क्लास सी में रखा गया है, ये BIS के रूल्स कहते हैं। और क्लास एफ की अगर हम लोग बात करें तो कुकिंग ऑयल को रखा जाता है क्लास एफ में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये जो है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आग को बुझाने के लिए, याद रखिएगा, आग को बुझाने के लिए जो हम एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं तो वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए करेंगे, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग किस श्रेणी की आग को बुझाने करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो दोस्तों क्लास ए से संबंधित जो आग है, ठीक है, क्लास ए से संबंधित जो आग है वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र से हम उसको बुझा सकते हैं। और क्लास बी जो है आपकी, ठीक है, क्लास बी में आपके जो है पेट्रोल डीजल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल वगैरह तरल पदार्थ इसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का आप लोग प्रयोग करेंगे, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों आगे देखते हैं जो ड्राई पाउडर टाइप है, ड्राई पाउडर का उपयोग क्लास सी और क्लास डी, ठीक है, क्लास सी और क्लास डी के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते हुए चले, या अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, आपको PDF इसकी मिल जाएगी, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी जो है, इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम इसमें देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। हेलॉन टाइप जो है, हेलॉन टाइप जो अग्निशामक यंत्र है इसमें क्लास ई की आग को बुझाया जाता है। जो विद्युत से संबंधित आग है क्लास ई में भी होती है और सी में भी और डी में भी, ये तीनों चीज़ों में होती है। इसको याद रखेंगे क्योंकि BIS के रूल्स के अनुसार, याद रखना, BIS के रूल्स के अनुसार क्लास सी में बोला गया है विद्युत से संबंधित आग को, ये याद रखेंगे। दोस्तों सभी जो बुक है, बुक के अगर आप बुक के आधार पे आप चलते हैं तो याद रखिए क्लास डी दिया हुआ है, लेकिन BIS के रूल्स के अनुसार ये क्वेश्चन LA में आया हुआ है। और LA के जितने ही पेपर हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं जितने ही पेपर हैं, और ग्रुप में ही मैंने सेंड कर दिया। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग वहाँ जा करके जुड़ सकते हैं, वहाँ सारी PDF आपको तुरंत मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हेलॉन टाइप के जो अग्निशामक यंत्र रहते हैं इसका याद रखिएगा, विद्युत से संबंधित आग को बुझाने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं हमारे हेलॉन टाइप के अग्निशामक यंत्र। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र जो है इसका भी उपयोग विद्युत से संबंधित आग को बुझाने के लिए किया जाता है। क्लास डी, क्लास ई इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और सभी प्रकार की आग के लिए दोस्तों आपको ही पता होगा CTC का हम लोग उपयोग करते हैं, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का, इसमें सभी प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं। आग बुझाने की जो विधि होती है, ठीक है, आग बुझाने की जो विधि है कूलिंग, स्टॉर्मिंग और स्मूदरिंग, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों जो कूलिंग होती है, याद रखना, शीतलन, शीतलन द्वारा तापमान कम करना, ठीक है, शीतलन के द्वारा तापमान को कम करना कूलिंग कहलाता है। और अगर हम स्टार्विंग की बात करें तो ईंधन को अलग करना, ईंधन को आग से अलग करना, ये आपका स्टार्विंग होता है। और स्मूदरिंग की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सप्लाई अलग करना या कट करना, ये आपका स्मूदरिंग कहलाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम अग्निशामक चलाने का सही क्रम की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अग्निशामक यंत्र को चलाने का जो सही क्रम है उसको पास बोला जाता है, ठीक है। पास से आप याद रख सकते हैं, PASS, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, ठीक है, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, ये आपका यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों फर्स्ट एड की जो विधि है, 3C का सिद्धांत होता है, एक फर्स्ट एड की ही ये विधि होती है 3C, ठीक है, चेक, कॉल, केयर, ये आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 3C का सिद्धांत है ये। और दोस्तों दूसरा एक ABC का भी सिद्धांत इसी में पूछा जाता है। दूसरा जो सिद्धांत है हमारा ABC का, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये ABC का भी सिद्धांत कभी कभी जो है पूछ लेता है, ठीक है। अब दोस्तों अगली अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर हम अगली प्रक्रिया की अगर हम बात करें, कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया होती है जिसमें सिल्वेस्टर विधि होती है। याद रखिए यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। सिल्वेस्टर विधि, सीने पर जब चोट लगी हो तो उसमें पीठ के बल व्यक्ति को लेटाया जाता है, याद रखेंगे सिल्वेस्टर विधि में, ठीक है। सिल्वेस्टर विधि में जो है सीने पर चोट अगर है तो उसमें पीठ के बल व्यक्ति को लेटाते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगली जो विधि है सैफर विधि, तो सैफर विधि को याद रखिएगा, इसमें जो है एक नेल्सन विधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। सैफर विधि को नेल्सन विधि के नाम से भी जाना जाता है,
नेल्सन विधि। ठीक है, क्योंकि जो पीठ में जब चोट लगती है तो उसमें पेट के बल लेटाते हैं, तो वो नेल्सन विधि जो है, नेल्सन विधि भी उसे हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। और लाबोर्ड विधि के नाम से याद रखना, मुंह से मुंह में श्वास देना। ठीक है, मुंह से मुंह में श्वास देना, ये आपकी जो मुंह से मुंह में सांस देना लाबोर्ड विधि के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नाक से मुंह में सांस देना सबसे सरलतम विधि होती है। नाक से मुंह में सांस देना सबसे सरलतम विधि अगर आपको पूछा जाता है तो नाक से मुंह में सांस देना होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये जो सारी विधि हैं इसको याद रखना, 1 मिनट में आपको 10 से 12 बार दोहराया जाता है, 10 से 12 बार दोहराया जाता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, या कई बुक में जो है 12 से 15 बार भी दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5S जो है इसे हाउस कीपिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखना। ठीक है, जिसमें शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। ठीक है, ये 5S के जो है सारे फुल फॉर्म होते हैं, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। इसको भी आपको याद रखिएगा। चलिए याद रखना है। आगे देख लेते हैं, गंभीरता, करंट और वोल्टेज। तो दोस्तों जो है इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 5 मिली एम्पियर की अगर किसी व्यक्ति को, अगर 5 मिली एम्पियर तक के अगर किसी को विद्युत झटका लगता है, ठीक है, 5 मिली एम्पियर तक किसी व्यक्ति को अगर विद्युत झटका लगता है तो उससे खतरा नहीं होता है। और 10 मिली एम्पियर तक उससे अगर शॉक लगता है तो उसे हल्का सा झटके का अनुभव होगा, ये याद रखिएगा। और 20 मिली एम्पियर पे याद रखना मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका 50 मिली एम्पियर हृदयघात या मृत्यु हो सकती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 50 मिली एम्पियर पर हृदयघात या मृत्यु जो है व्यक्ति की हो सकती है। ठीक है, और अगर हम 90 वोल्ट में जो बात करें तो 90 वोल्ट से अधिक पे जो है झटके का प्रभाव हमको होता है। अब कुछ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हैं, ठीक है, पीपीई किट के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं, पीपीई। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम पीपीई की बात करें, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है हमारे टोटल 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है हमारे टोटल 8 प्रकार के होते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए देखिए हेलमेट दिया हुआ है, पैरों की सुरक्षा के लिए आपका शूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, और ये 8 प्रकार के होते हैं, तो आठों देख लेते हैं अपन। नाक की सुरक्षा के लिए भी दिया हुआ है, धूल के कण, फ्यूम गैस, वाष्प। नोज मास्क, ठीक है, इसे नोज मास्क बोला जाता है, याद रखिएगा। और अगला है देखिए हैंड ग्लव्स, दस्ताने। ये आपके सीधे विद्युत में संपर्क अगर ना, हाथों में छाले ना पड़े, इसलिए जो है हैंड ग्लव्स की हमको आवश्यकता होती है। और ये आँखों की सुरक्षा के लिए है चश्मा। ठीक है, आप देख सकते हैं। चेहरे की सुरक्षा के लिए ये वाला हैंड स्क्रीन है, चेहरे की सुरक्षा के लिए। ठीक है, जब वेल्डिंग या ग्राइंडिंग करते हैं तब हमको इसकी आवश्यकता होती है। कानों की सुरक्षा के लिए ईयर मफलर है, ईयर मफ है, ये देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों ये जो है पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए जो है ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्लास है एकदम बेसिक से जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वही चीज़ें हमने इसमें नोट किया है। ठीक है, चलिए जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे उसमें सारी चीज़ें हम लोग और ऐड करते हुए चलेंगे। इसमें ज़्यादा फर्स्ट यूनिट है, ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो चीज़ें पूछती है वही चीज़ें हमने इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना कैसे है, तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो, अर्थात विद्युत झटके के कारण सप्लाई लाइन से चिपक गया हो, तो उसे तत्परता से निम्न प्रकार से छुड़ाना है हमको। ये चीज़ें दी हुई है, कैसे छुड़ाएं, ये हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती है। मशीन उपकरण या स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मशीन का उपकरण का स्विच ऑफ कर देना चाहिए, तथा उसके मेन लीड का प्लग टॉप निकाल दे अथवा विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर दे। ठीक है, हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। यदि उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन हो तो स्वयं रबर की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाना चाहिए। ये हमारा सेकेंडरी चीज़ है। ठीक है, विद्युत झटका लगने पर सूखी लकड़ी से ही पीड़ित को विद्युत संपर्क से पृथक किया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर ना गिरने पाए, जिससे उसे अधिक चोट ना लगे। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है पीठ पर। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। छाती अथवा पेट पर चोट, जलन की स्थिति, मुंह से मुंह में सांस देने की विधि अपनाएं। ये आपकी कृत्रिम श्वास देने की विधियां हैं, इसको आप याद रखिए। छाती अथवा पेट पर चोट या जलन की स्थिति में मुंह सांस देने की विधि अपनाना चाहिए, जो हमारी बहुत जल्दी हमको आसानी से हमको इसको कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है,
पीठ पर चोट जलन की स्थिति में नेल्सन विधि को अपनाएं। अगर मुंह बंद है तो ऐसी स्थिति में सैफर अथवा होल्गन नेल्सन विधि अपनाएं। ठीक है, अगर मुंह बंद है तो इस स्थिति में सैफर अथवा होल्गन नेल्सन विधि को अपने को अपनाना है। ठीक है, चलिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आगे देख लेते हैं जो हमारे व्यावसायिक खतरे हैं उसके बारे में। दोस्तों व्यावसायिक खतरे जो है यहाँ से स्पष्ट पूछ लेता है कि भौतिक खतरे फिजिकल हैजर्ड कौन से हैं, ठीक है, रासायनिक हैजर्ड कौन से हैं, जैविक हैजर्ड कौन से हैं। तो याद रखिएगा जो भौतिक खतरे होते हैं, शोर हो गया, कंपन हो गया, प्रदीपन हो गया, फिजिकल स्ट्रेस, विकिरण, ये आपके जो हैं भौतिक खतरे हैं, ये याद रखिएगा। अगला आपका अगर हम बात करें तो रासायनिक खतरे होते हैं, जैसे ज्वलनशील, विषाक्त, रेडियोधर्मी, विस्फोटक, क्षयकारी। दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ जो है मैं बता दूं, पीडीएफ आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारी पहली क्लास है, इस नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं डबल से लिख दे रहा हूँ 9575447193। ठीक है, इस नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप यहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक खतरे की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों रासायनिक खतरे जो होते हैं, ज्वलनशील हो गया, ठीक है, विस्फोटक हो गया, क्षयकारी हो गया, रेडियोधर्मी हो गया, विषाक्त हो गया, ये हमारे रासायनिक खतरे होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से ऑप्शनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जैविक खतरे, बायोलॉजिकल हैजर्ड की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन, वायरस, प्लांट पेस्ट, ये आपके सारे जो हैं जैविक खतरे होते हैं। अगर हम वहीं पर शारीरिक खतरे की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों शारीरिक खतरे के अंतर्गत बढ़ती आयु, बुखार, बीमारी, थकावट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी शारीरिक खतरे के अंतर्गत आती है। अगर हम मनोवैज्ञानिक खतरे के अंतर्गत बात करें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गलत प्रवृत्ति, एल्कोहलिक्स, खराब तौर तरीके, अवज्ञा, दुर्घटना प्रवृत्ति, हिंसा, यौन उत्पीड़न, धूम्रपान, अप्रशिक्षित अनुपस्थिति, आक्रामक व्यवहार, भावात्मक उत्तेजना, डराना धमकाना, ये आपके जो है मनोवैज्ञानिक खतरे के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपका बिल्कुल टाइम पास नहीं करना चाहता, इसलिए जो है जल्दी जल्दी हम लोग सिर्फ ये प्रकार से आपका रिवीजन है, ये जान के चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ आपसे बनती है। मैकेनिकल खतरे की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैकेनिकल खतरे जो होते हैं, अनगार्डिंग, मशीनों में अगर गार्डिंग नहीं है, हम मशीनों में जो है गार्डिंग करते हैं, याद रखिएगा, तो मशीनों में अगर गार्डिंग नहीं है तो ये मैकेनिकल खतरे के अंतर्गत आ जाएगा। फेंसिंग ना होना, सुरक्षा उपकरण ना होना, नियंत्रण उपकरण ना होना, ये सारे जो है मैकेनिकल खतरे के अंतर्गत आते हैं। अगर हम वहीं इलेक्ट्रिकल खतरे की बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिकल खतरे अर्थिंग ना होना, लीकेज धारा, फ्यूज ना होना, शॉर्ट सर्किट होना, खुला तार, ये सारे जो हैं आपके इलेक्ट्रिकल खतरे, मैकेनिकल खतरे, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले ये जो दो चीज़ें दी हुई है याद रखिएगा, JIS जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, JIS का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, और BIS का ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है BSI का, ठीक है, BIS नहीं बोला, BSI है, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। चलिए अब दोस्तों हमारे जो सुरक्षात्मक चिन्ह जो हैं, ठीक है, सुरक्षात्मक चिन्ह को देख लेते हैं हम लोग। निषेधात्मक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे जो चिन्ह है, ठीक है, संकेतक हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है दोस्तों आप देख रहे हैं निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह जो है किसी कार्य को करने के लिए मना करते हैं, याद रखना, किसी भी कार्य करने के लिए मना ही करते हैं, ये याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो है इनका जो बॉर्डर है लाल रंग का बॉर्डर होता है, ठीक है, क्रॉस बार होती है, ठीक है, लाल रंग का बॉर्डर, क्रॉस तथा क्रॉस बार तथा सफ़ेद बैकग्राउंड और काली आकृति के बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगर हम निषेधात्मक चिन्हों में बात करें तो भागने के लिए मना करना, धूम्रपान ना करना, आग ना जलाना आदि को नीचे चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, बोला है, देख लीजिएगा। ये आपका डू नॉट रन, नॉट स्मोकिंग, नो नग्ड फ्लेम्स, ठीक है, साइकिलिंग प्रोहिबिटी, नो डर्टी क्लॉथ्स और नो पेडिस्ट्रेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई है। दोस्तों आगे अगर हम बात करें अनिवार्य चिन्ह हैं, आप देख सकते हैं अनिवार्य चिन्ह में इन चिन्हों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं और कारीगर सहजता से इन संकेतों को समझ लेते हैं, ठीक है, किसी भी कार्य को अनिवार्य रूप से करने के लिए हमको संकेत देते हैं, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये जो संकेत है दोस्तों, नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद आकृति के, सफ़ेद वृत्त में
सफ़ेद रंग के आकृति के बनाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल हमारे पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हेलमेट, चश्मा, जूते, दास्ताने, श्वास यंत्र पहनना अनिवार्य रूप से हमको दर्शाया गया है। हैंड ग्लव्स हो गया, फुट्स हो गया, शूज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हमको पहनने के लिए हमको इसमें दर्शाया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे जो है आपका चेतावनी चिन्ह है। यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन चिन्हों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है। ठीक है, ये चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं तथा इन्हें पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये आप लोग याद रखें। कुछ चेतावनी चिन्ह जैसे आग कब है, बिजली के झटके कब है, विषैले पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ कब है आदि को नीचे चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए एक प्रकार से रिविज़न है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, टॉक्सिक हैजर्ड, ठीक है, कोरोसिव सब्सटेंस, रिस्क ऑफ आइनोसिंग रेडिएशन, लेज़र बीम, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, ओवरहेड हैजर्ड, ठीक है, आपका जनरल वायरिंग, रिस्क ऑफ डेंजर। ठीक है, ये रिस्क ऑफ डेंजर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रिस्क ऑफ डेंजर, टॉक्सिक हैजर्ड, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और एक फोर्क लिफ्ट ट्रक, ये यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा सवाल आपके आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह होते हैं। ये जो है आपको किसी भी प्रकार से सूचना देने के लिए आपको ये बनाए जाते हैं, सूचना देने के लिए, याद रखिएगा। ये चिन्ह वर्गाकार होते हैं जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति अथवा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, याद रखिएगा। कुछ सूचनात्मक चिन्ह जैसे प्राथमिक उपचार की सुविधा, आपातकालीन दरवाजा, प्रतीक्षा स्थल आदि को नीचे चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट एड अवेलेबल, इमरजेंसी डोर, इमरजेंसी फ़ोन, वेटिंग प्लेस, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही था। बाकी जो है ये यूनिट जो है हमारी, इसमें कुछ ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, इसलिए जो है इसमें शॉर्ट में ही हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि उतनी भी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपने रिवीजन के हिस्से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। आपका सारा रिवीजन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। ये तो सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक उपचार की विधि हैं, उसी से संबंधित ये क्लास थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यार मैं यही बोलूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।